नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है अनोखा प्रेमी। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली के सुपर बाजार की सीढ़ियां उतरते हुए सीमा ने रूपा को देखा तो चौंक पड़ी। 1 मिनट के लिए सीमा गुस्से से लाल पीली हो गई। रूपा पास आकर कहा, सीमा जी कैसी है आप? सीमा खामोश रही तो रूपा ने आगे कहा, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज होंगी। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी जगह कोई भी होता तो मुझे गलत ही समझता। सीमा फिर भी चुप रही। उसे लग रहा था कि रूपा सिर्फ बेशर्म ही नहीं, बल्कि अव्वल नंबर की चापलूस भी है। रूपा ने समझाते हुए आगे कहा, सीमा जी, मेरे मन में कई बार यह ख्याल आया कि आपसे मिलूं और सब कुछ आपको सच सच बता दूं, मगर सुरेश जी ने मुझे कसम देकर रोक दिया था। सुरेश का नाम सुनते ही सीमा के तन बदन में आग लग गई। वही सुरेश जिसने सीमा से प्रेम का नाटक करके उसकी भावनाओं से खेला था और बेवफाई करके चला गया था। सीमा के जीवन के पिछले पन्ने अचानक फड़फड़ा कर खुलने लगे। वह गुस्से से लाल पीली हुई जा रही थी। रूपा सीमा का हाथ पकड़कर नीचे रेस्तरां में ले गई और कॉफी का ऑर्डर देने लगी। न चाहते हुए भी सीमा रूपा के साथ चल दी। रूपा ने कॉफी का ऑर्डर दिया। सीमा अपने अतीत में खो गई। लगभग 10 साल पहले की बात है। दिल्ली शहर उन दिनों आज जैसा आधुनिक नहीं था। शरद सक्सेना का परिवार एक मध्यवर्गीय परिवार था। वे दिल्ली के हाई स्कूल में मास्टर थे। दो बेटियां, सीमा और मीना, बस यही छोटा सा परिवार था। सीमा के बीए पास करते ही मां ने उसकी शादी की जिद पकड़ ली। उसकी जन्म कुंडली की दर्जनों कापियां कराकर उन पर हल्दी छिड़ककर तैयार कर ली गई। एक तरफ पापा ने अपने मित्रों में अच्छे लड़के की तलाश शुरू कर दी तो दूसरी ओर माँ ने टीपन की कापी हर बुआ, मामी और चाचियों में बांट दी। दिन बीतते रहे पर कहीं भी विवाह तय नहीं हो पा रहा था। माँ को परेशान देखकर एक दिन फरीदाबाद वाली बुआ ने साफ साफ कह दिया, छोटी भाभी, मैंने तो सीमा के लिए फरीदाबाद में सारी कोशिशें करके देख ली पर जो भी सुनता है कि रंग थोड़ा दबा है, बस नाक को सिकोड़ लेता है। अरे दीदी, रंग थोड़ा दबा है तो क्या हुआ, कोई मेरी सीमा में खोट तो निकाल दे, माँ भी बोल उठी। हम जानते नहीं है क्या, छोटी भाभी, पर जब ये लोग लड़के वाले बन जाते हैं, तब न जाने कौन सा चश्मा लगा के 13 खोट और 26 कमियां निकालने लगते हैं। माँ और बुआ का अपनापना राग दिन भर चलता रहता था। इसके बाद तो हर साल लगन आते ही माँ मीना से टीपन उतरवाने और उस पर हल्दी छिड़क कर आदान प्रदान करने में लग जाती और लगन समाप्त होते ही निराश होकर बैठ जाती। अगले साल जब फिर से नया टीपन तैयार होता तब उसमें सीमा की उम्र 1 साल बढ़ा दी जाती। कहीं भी शादी तय नहीं हो पा रही थी। दिन बीतते गए, सीमा में एक हीन भावना घर करने लगी। हर बार लड़की दिखाने की रस्म के बाद वह मानसिक और शारीरिक दोनों रूप में मलिन हो जाती। उसे गुस्सा भी आता और ग्लानि भी होती। पापा के ललाट की शिकन और माँ की चिंता उसे अपने दुख से कहीं ज्यादा बेचैन करती थी। सिलसिला साल दर साल चलता रहा। धीरे धीरे सीमा में एक परिवर्तन आने लगा। वह हर अपमान और अस्वीकृति के लिए अभ्यस्त हो चुकी थी। मगर माँ बाप को उदास देखती तो आहत हो उठती थी। आखिर एक दिन माँ को उदास बैठे देखकर सीमा बोली, माँ, मैंने फैसला कर लिया है कि शादी नहीं करूंगी। तुम लोग मीना की शादी कर दो। ये बात सुनकर माँ ने सीमा को खूब डांटा और कहा, क्या जीवन भर कुंवारी ही बैठी रहोगी? तो क्या हुआ माँ, कितनी ही लड़कियां कुंवारी बैठी है। मैं बिन ब्याही रह गई तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। देखो, स्मिता दीदी ने भी तो शादी नहीं की है, क्या हो गया उन्हें, मौज से रह रही है।
हमारे खानदान की लड़कियां कुंवारी नहीं रहती, इतना कहकर माँ गुस्से में पैर पटकती हुई चली गई। 5 वर्ष बीत गए। सीमा ने एमए कर लिया और महिला कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी भी मिल गई। अपने कॉलेज और पढ़ाने में ही वह अपने को व्यस्त रखती थी। सीमा अक्सर सोचा करती, यह कैसी विडंबना है कुदरत की कि रूपाकर्षण न होने की वजह से उसके साथ साथ पूरे परिवार को पीड़ित होना पड़ रहा है। वह कुदरत को अपने प्रति हुई नाइंसाफी के लिए बहुत कोसती थी। वह सोचती कि आखिर उसका कसूर क्या है। शादी के समय लड़की के गुणों को रूप के आवरण में लपेट कर न जाने कहाँ फेंक दिया जाता है। एक दिन पापा ने जब मोहन बाबू से रिश्ते की बात चलाई तो माँ सुनते ही आगबूला हो गई और बोली, आप सतिया तो नहीं गए हैं। मोहन अपनी सीमा से 14 साल बड़ा है। आप लड़का ढूंढने चले हैं या बूढ़ा बैल। पापा ने मोहन बाबू की नौकरी, अच्छा घराना और भी कई चीजों का वास्ता देकर माँ को समझाना चाहा, मगर माँ टस से मस नहीं हुई। एक दिन सीमा जब कॉलेज से घर लौटी तो उसने देखा बरामदे में कोई पुरुष बैठा मम्मी पापा के साथ बड़े अपनेपन से बातें कर रहा था। वह उसे पहचान पाने में विवश थी। तभी पापा ने सीमा का परिचय कराया और इसके नौकरी के बारे में बताया। साथ में वहां बैठे सुरेश के साथ भी परिचय कराया। सीमा ने देखा, बड़े ही सलीके से खड़े होकर उसने हाथ जोड़े। उत्तर में सीमा ने भी नमस्ते किया। फिर वह अंदर चली गई। सुरेश अक्सर सीमा के घर आने जाने लगा। बातचीत करने में माहिर सुरेश बहुत जल्दी ही घर के सभी सदस्यों का प्यारा बन गया। पापा से राजनीति पर बहस होती तो माँ से धार्मिक वार्तालाप। मीना को चिढ़ाता भी तो बहुत आत्मीयता से। मीना भी हर विषय में सुरेश की सलाह जरूरी समझती थी। कई बार मम्मी पापा उसे झिड़क भी देते थे, जिसे सुरेश हंसकर टाल देता। सुरेश स्वभाव से एक आजाद ख्याल का व्यक्ति था। वह साहित्य, दर्शन, विज्ञान या प्रेम संबंधों पर जब सीमा से चर्चा करता तब उसकी बुद्धिमत्ता की बरबस की सराहना करने को उसका जी चाहता था। उसकी आवाज में एक प्रवाह था जो किसी को भी अपने साथ बहा कर ले जाने में सक्षम था। सुरेश सीमा के कुंठित जीवन में हवा के ताजा झोंके की तरह आया। सीमा को धीरे धीरे सुरेश का साथ अच्छा लगने लगा। अब तक सीमा ने अपने को दबाकर, मन मार कर जीने की कला सीख ली थी, मगर अब सुरेश का अस्तित्व उसके मनोभावों पर हावी होने लगा था और सुरेश अपनी भावनाओं पर से अंकुश खोने लगी थी। अंजाम सोचकर वह भय से कांप उठती थी, क्योंकि प्रेम की राहें इतनी संकरी होती है कि इनसे वापस लौट कर आने की गुंजाइश नहीं होती। नारी को एक प्राकृतिक उपहार प्राप्त है कि वह पुरुष के मन की बात बगैर कहे ही जान लेती है। इसीलिए सीमा को सुरेश का झुकाव भांपने में देर नहीं लगी। आखिर एक दिन इन अप्रत्यक्ष भावनाओं को शब्द भी मिल गए। सुरेश ने अपने प्रेम का इजहार कर दिया। प्रतीक्षारत सीमा का रोम रोम पुलकित हो उठा। सीमा में उल्लेखनीय परिवर्तन आने लगा। अपने हृदय के जिस कोने को वह अब तक टटोलने से डरती थी, उसे अब उड़ेलौड़ेल कर निकालने को इच्छुक हो उठी थी। सीमा हमेशा सुरेश की ही यादों में खोई रहती। हमेशा खामोश नीरस रहने वाली सीमा अब गुनगुनाती मुस्कुराती देखी जाने लगी। सीमा ने एक दिन माँ को सब कुछ बता दिया। माँ को तो सुरेश पसंद था ही, वह खुश हो गई। पापा भी उसे पसंद करते थे। आखिर एक दिन पापा ने सुरेश से उसके पिताजी का पता मांग लिया। वे वहां जाकर शादी की बात करना चाहते थे। सुरेश ने बताया कि अगले महीने ही उसके पिताजी दिल्ली आ रहे हैं, यही बात कर लीजिएगा। 3 महीने बीत गए, सुरेश के पिताजी नहीं आए। सुरेश ने भी धीरे धीरे आना जाना बहुत कम कर दिया। एक सप्ताह तक सुरेश सीमा से नहीं मिला तो वह सीधे उसके ऑफिस जा पहुंची। वहां पता चला कि आजकल वह छुट्टी पर है।
सीमा सीधे सुरेश के घर जा पहुंची और दरवाजा खटखटाया। सुरेश ने ही दरवाजा खोला और सीमा को अंदर आने के लिए कहा। सीमा अंदर आकर सुरेश को गुस्से में बोली कि ये कैसा मजाक है, तुम 1 सप्ताह से मिले भी नहीं और इसके बाद कुछ बोलती। उसने सामने बालकनी में एक लड़की को देखा तो अचानक चुप हो गई। सुरेश ने दोनों का एक दूसरे परिचय कराया। सीमा को फैमिली फ्रेंड और रूपा को अपनी गर्लफ्रेंड। इससे पहले कि सीमा कुछ पूछती, सुरेश ने थोड़ा झेपते हुए कहा, बहुत जल्दी ही रूपा मिसेज रूपा बनने वाली है। सीमा को मानो काटो तो खून नहीं। उसे यह सब अजीब लग रहा था। उसका मन करता कि सुरेश को झकझोर कर पूछे कि आखिर यह सब क्या कह रहे हो। रूपा रसोई में गई तो सीमा ने आंखों में गुस्सा जताते हुए कहा, प्लीज, मजाक की भी कोई सीमा होती है। यह क्या कि जो मुंह में आया बक दिया। यह मजाक नहीं, सच है सीमा कि हम दोनों शादी करने वाले हैं, सुरेश ने बेहिचक कहा। सीमा को लगा मानो वह थक कर रो पड़ेगी। वह झटके से उठी और बाहर चली गई। वह कैसे घर पहुंची, उसे होश भी नहीं था। घर पहुंचकर देखा तो सामने माँ बैठी थी। वह अपने आप को रोकते रोकते भी माँ से लिपट गई और खटक कर रो पड़ी। माँ ने भी कुछ नहीं पूछा। वह जानती थी कि रोने से मन हल्का होता है। इस घटना से सीमा को बहुत बड़ा आघात लगा। वह इस बेवफाई की वजह जानना चाहती थी, पर उसका अहा उसे पूछने की इजाजत नहीं दे रहा था। सीमा एक समझदार लड़की थी, इसीलिए सप्ताह भर में ही उसने अपने आप को संभाल लिया। वह फिर से शांत और खामोश रहने लगी थी। धीरे धीरे सुरेश के प्रति उसकी नफरत बढ़ती गई। उधर सुरेश ने भी अपना तबादला मुंबई करवा लिया और सीमा से दूर चला गया। इस समूची घटना से पूरे परिवार में सबसे ज्यादा आहत सीमा के पापा थे। ऐसा लगता था जैसे मौत ने जिंदगी को परास्त कर उन्हें काफी पीछे धकेल दिया है। मीना भी इन दिनों सीमा का कुछ ज्यादा ही ख्याल करने लगी थी। माँ की डांट न जाने कहाँ गायब हो गई थी। सीमा को लग रहा था कि वह आजकल सहानुभूति की पात्र बन चुकी है। यह एहसास उसे सुरेश की बेवफाई से कहीं ज्यादा ही आहत करता था। एक दिन सीमा ने पापा से मोहन बाबू के साथ रिश्ते की स्वीकृति दे दी और सीमा की शादी हो गई। मोहन बाबू के साथ एडजस्ट होने में सीमा को तनिक भी परेशानी महसूस नहीं हुई। सीमा ने पूरे परिवार का दिल जीत लिया। आज शादी को 4 साल बीत गए हैं, मगर सीमा को पता है कि उसके लिए जीवन मात्र एक नाटक का मंच बनकर रह गया है। सीमा एक पत्नी, एक बहू, एक प्रोफेसर और एक मां बनकर तो जी रही थी, मगर सुरेश के उस अमानवीय तिरस्कार से इतनी आहत हुई थी कि उसे पुरुष शब्द से ही नफरत हो गई थी। यही वजह थी कि वह मोहन बाबू के प्रति आज तक भी पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाई है। वेटर ने कॉफी लाकर मेज पर रखी, तब अचानक ही सीमा की तंद्रा टूटी। इससे पहले कि वह रूपा से कुछ पूछती, एक पुरुष की आवाज पीछे से आई, रूपा, तुम यहाँ बैठी हो? और मैंने सारा सुपरमार्केट छान मारा। ये मेरे पति है, विक्रम, रूपा ने परिचय कराया, और यह मेरी मित्र सीमा। बड़े सलीके से अभिवादन करता हुआ विक्रम बोला, आप लोग बैठो, मैं सामान की पैकिंग करवा कर आता हूँ, और सामने वाली दुकान पर चला गया। तुम चौंक गई न? रूपा ने मुस्कुराते हुए सीमा से कहा। तो तुम्हें भी सुरेश ने धोखा दे दिया? इतना गिरा हुआ इंसान निकला वो? नहीं सीमा, सुरेश बेहद नेक इंसान है। उस दिन तुमने जो कुछ देखा वह सब नाटक था। यह क्या कह रही हो तुम? सीमा लगभग चीख उठी थी। रूपा सीमा को हकीकत बयां करने लगी। सुरेश मुझे ट्यूशन पढ़ाया करता था। एक दिन सुरेश को परेशान देखकर मैंने कारण पूछा। पहले तो सुरेश बात को टालता रहा,
फिर उसने तुम्हारे साथ घटी पूरी प्रेम कहानी मुझे सुनाई कि मेरी बड़ी बहन शोभा ने दिल्ली आते वक्त उसे तुम्हारे बारे में काफी कुछ बता दिया था कि तुम हीन भावना की शिकार हो। मनोविज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते सुरेश को यह समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि तुम्हारे इस हीन भावना से उबारने का क्या उपाय हो सकता है। पहले तो सुरेश ने तुम्हारे मन में दबे हुए आत्मविश्वास को धीरे धीरे जगाया, जिसके लिए तुमसे प्रेम का नाटक करना जरूरी था। लेकिन इस नाटक का फायदा? सीमा आगे जानने के लिए जिज्ञासु थी, इसीलिए कि तुम मोहन बाबू से विवाह कर लो। लेकिन तुम और सुरेश भी तो शादी करने वाले थे। उस दिन सुरेश ने कुछ ऐसा ही कहा था। वह भी तो सुरेश के नाटक का एक अंश था। रूपा ने कॉफी का प्याला उठाकर एक घूंट भरते हुए आगे कहा, सीमा, मैं भी तुम्हारी तरह उनकी एक शिकार हूँ। मैं रमन से प्रेम करती थी। रमन ने किसी और लड़की से शादी कर ली, तो मैं इतना आहत हुई कि अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठी थी। डॉक्टरों ने मुझे मानसिक आघात का पहला चरण बताया। उन्हीं दिनों पिताजी को सुरेश मिल गए और मुझे सुरेश ने अपनी चतुराई से उस कुंठा से बाहर निकाला और जिंदगी से प्रेम करना सिखाया। उन दिनों सुरेश से मैं प्रभावित होकर उनसे प्रेम करने लगी थी। लेकिन उन्होंने तो बड़ी शालीनता से, बड़े प्यार से मुझे समझाया कि वे मुझसे शादी नहीं कर सकते हैं। लड़कियों के दिलों से खेलने वाले लोग भला शादी क्यों करने लगे? अचानक सीमा बोल पड़ी। नहीं, सीमा बीच में ही बात काट कर रूपा ने कहा, उन्होंने मुझे कसम दिलाई थी, पर अब मैं वह कसम तोड़ रही हूँ। आज मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगी। सुरेश जी को गलत मत समझो। उन्होंने कभी किसी से कोई फायदा नहीं उठाया है। असल में सुरेश जी इसलिए शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि उनकी जिंदगी मौत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। सुरेश को ब्लड कैंसर है। मौम, खामोश। सीमा की आंखों से आंसू बूंद बनकर टपक पड़े। रूमाल से आंख पोंछती हुई सीमा ने भरे गले से पूछा, अब वे कहाँ है? पता नहीं। जाते वक्त मैंने लाख पूछा, मगर वह मुस्कुरा कर टाल गए। रूपा ने एक पल रुक कर फिर कहा, सुरेश जी जहाँ भी होंगे, किसी न किसी रूपा या सीमा के जीवन का आत्मविश्वास जगा रहे होंगे। उसके कुछ देर बाद रूपा तो चली गई, पर सीमा को लग रहा था कि अगर आज रूपा नहीं मिलती तो जीवन भर सुरेश के बारे में हीन भावनाएं लेकर जीती रहती। सुरेश जैसे लोग विरले ही होते हैं जो अपनी नेकनामी की बलि चढ़ाकर भी परोपकार करते रहते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी पसंद आए तो कमेंट्स, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।